जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीए सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा के कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह हमारा पार्ट 5 होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर देना। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, स्टूडियो एच किस प्रकार का फंक्शन है? ऑप्शन है यूजर डिफाइन, लाइब्रेरी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, मैन किस प्रकार का फंक्शन होता है? यूजर डिफाइन, लाइब्रेरी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यूजर डिफाइन हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुत सारे डेटा को ठीक से मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लूप, एरे, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरे। एरे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि किसी कंडीशन द्वारा उसे टर्मिनेट ना कर दिया जाए? ऑप्शन है रिकर्सिव, बी एरे, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिकर्सिव। देखिए, इसमें से भी कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछ सकता है फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और ऑप्शन दे देगा 4। उसमें से 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देगा तो आपका उसमें से आंसर होगा 2, अर्थात फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। तो वह कौन कौन से फंक्शन होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, यही 2 फंक्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, एरे क्या होता है? तो सी भाषा में एरे ऐसे वेरिएबल होते हैं जो एक ही प्रकार के बहुत सारे डाटा को मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। अर्थात जो एरे होता है, जो सी भाषा में एरे ऐसा वेरिएबल होता है जो एक ही प्रकार के बहुत सारे डाटा को मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। अगला प्रश्न है, यूजर डिफाइंड फंक्शन से आप क्या समझते हैं? तो जिन फंक्शन को एक प्रोग्रामर स्वयं क्रिएट करके यूज करता है, जिन फंक्शन को कोई प्रोग्रामर स्वयं क्रिएट करके प्रयोग करता है, उन फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अगला है, बिल्ड इन फंक्शन से आप क्या समझते हैं? तो जो फंक्शन हमें डायरेक्टली यूज करने के लिए पहले से ही प्राप्त होते हैं, उन्हें प्री डिफाइंड या बिल्ड इन फंक्शन कहा जाता है। जो फंक्शन हमें डायरेक्ट प्रयोग करने के लिए पहले से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्री डिफाइंड या बिल्ड इन फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन के मुख्य लाभ, एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के छोटे छोटे प्रॉब्लम बांटकर, कोई कठिन समस्या है तो उसे छोटे छोटे समस्याओं में बांटकर फंक्शन द्वारा सोल्व करने से प्रॉब्लम को सोल्व करने में आसानी होती है। दूसरा, सीक्वेंस में लिखे गए प्रोग्राम से अधिक फंक्शन का यूज होकर बने हुए प्रोग्राम कम एरर वाले होते हैं, अर्थात त्रुटि वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर लूप में कितने एक्सप्रेशन होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, 3। फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशन होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हील लूप में कितने एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होते हैं? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। व्हील लूप में 2 एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अनेक शर्त दी जाएं तो इसके लिए सी लैंग्वेज में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्विच स्टेटमेंट,
बिफोर स्टेटमेंट, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विच स्टेटमेंट। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? तो कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का सदस्य फंक्शन है जिसका कार्य क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय ही प्रारंभिक मान प्रदान करना होता है। अर्थात कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का सदस्य फंक्शन है, इसका कार्य क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय ही प्रारंभिक मान प्रदान करना होता है। अब ये जो है कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे ही पूछ लेगा तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसी में से, इन सभी में से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिफिकल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम में इफ एल्स का प्रयोग कब किया जाता है? प्रोग्राम में किसी शर्त के आधार पर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम में किसी शर्त के आधार पर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इफ एल्स स्टेटमेंट में शर्त के सत्य होने पर इफ का, अर्थात इफ एल्स स्टेटमेंट में जब शर्त सत्य होगा तो इफ का, तथा असत्य होगा तो एल्स का प्रयोग, एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यदि अनेक शर्त दी जाएं तो इसके लिए स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। अरेज निम्नलिखित, मतलब अरेज कितने प्रकार के होते हैं? तो अरेज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा कि अरेज कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें से 3 वही हमारा आंसर होगा, जहाँ 3 होगा। तो वह कौन कौन से हैं? तो वह है 1 डायमेंशनल अरेज, दूसरा 2 डायमेंशनल अरेज, तीसरा मल्टी डायमेंशनल अरेज। अब 1 डायमेंशनल तो वह अरेज जिसमें सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट होते हैं उसे 1 डायमेंशनल अरेज कहते हैं। तो प्रश्न दे दे, इसमें से भी बन जाएगा कि 1 डायमेंशनल अरेज में कितने सबस्क्रिप्ट होते हैं? तो उत्तर आपका हो जाएगा 1। वह अरेज जिसमें सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट होते हैं उसे 1 डायमेंशनल अरेज कहते हैं। इसका प्रयोग लीनियर रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? लीनियर रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार भी दे देगा, 1 डायमेंशनल अरेज का प्रयोग किस रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो लीनियर रूप में आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2 डायमेंशनल अरेज। अगला है मतलब, तो वह अरेज जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं। इसमें से भी प्रश्न बन जा रहा है कि 2 डायमेंशनल अरेज में कितने सबस्क्रिप्ट होते हैं? तो उत्तर होगा 2 सबस्क्रिप्ट। तो वह अरेज जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं उसे 2 डायमेंशनल अरेज कहते हैं। 2 डायमेंशनल अरेज को मैट्रिक्स तथा टेबल भी कहते हैं। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है, 2 डायमेंशनल अरेज को और क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स तथा टेबल भी कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, मल्टी डायमेंशनल अरेज। तो वह अरेज जिसमें 2 से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट होते हैं। प्रश्न यह भी दे देगा कि मल्टी डायमेंशनल अरेज में कितने सबस्क्रिप्ट होते हैं? तो उत्तर आपका होगा 2 से ज़्यादा। वह अरेज जिसमें 2 से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट होते हैं वह मल्टी डायमेंशनल अरेज कहलाता है। देखिए उसी में से प्रश्न छाट कर बनाया गया है। एक टाइप के डाटा का कलेक्शन कहलाता है अरे, लिंक्ड लिस्ट,
रिकर्शन कोई नहीं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अरेज। अरे हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है वन डायमेंशनल अरे में कितने सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो देखिए वन डायमेंशनल अरे में एक सबस्क्रिप्ट का प्रयोग होता है, तो हमारा आंसर होगा वन डायमेंशनल अरे में कितने सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो एक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं 1 है, यहाँ 1 लिखा गया है तो 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा, और 2 लिखा होगा तो 2 आंसर होगा। यदि मल्टी लिखा होगा तो बहुत 2 से अधिक आंसर होगा। मल्टी डायमेंशनल अरे में कितने सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 1, बी 2 से अधिक, सी 1 से कम, डी 10। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 2 से अधिक। अगला प्रश्न है 2 डायमेंशनल अरे में कितने सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ 2 है तो 2 ही हमारा आंसर होगा। यदि मल्टी रहता 2 से अधिक बार होता। अगला प्रश्न है सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर का यूज क्यों करते हैं। डाटा डिलीट करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा मूव करने के लिए, डाटा कॉपी करने के लिए। तो इसमें से आंसर हमारा होगा डाटा स्टोर करने के लिए। यही हमारा आंसर होगा, डाटा स्टोर करने के लिए। अगला प्रश्न है एक से अधिक प्रकार के वेरिएबल्स एक ही नाम से यूज करते हैं। एक से अधिक प्रकार के वेरिएबल एक ही नाम से यूज करते हैं तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर, यूनियन, दोनों, कोई नहीं। तो आंसर हमारा जो होगा स्ट्रक्चर होगा। अगला प्रश्न है यूनियन के सभी मेंबर्स की स्टोरेज लोकेशन होती है। ए अलग अलग, बी एक ही, सी कोई नहीं, डी कुछ पास कुछ दूर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी एक ही, अर्थात यूनियन के सभी मेंबर की स्टोरेज लोकेशन एक ही होती है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे पार्ट 5 के। यदि आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मैं पार्ट 6 बनाऊंगा और ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए लाभप्रद हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।